इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज सुनिए मखमली आवाज के मालिक जाने माने गायक तलत महमूद से विजय चौधरी की बातचीत की ये रिकॉर्डिंग। तलत साहब, मैं अपने स्टूडियोज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है। अच्छा, सवाल सबसे पहला जो मुझे आपसे करना है वो ये कि गाने की प्रेरणा आपको कैसे और कहाँ से मिली? ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन बहुत ही छुटपने से जब से मैंने होश संभाला है जी, कुछ लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया कि मेरी आवाज़ अच्छी है, इसमें तो कोई शक भी नहीं। बस उसी वक्त से फिर मैंने गाने की कोशिश शुरू कर दी जी। और घर में अपने भाई बहनों के साथ, मेरे भाई बहनों की भी आवाज़ें अच्छी हैं जी। वैसे तो हम लोग म्यूज़िकल फैमिली से तो नहीं है, लेकिन आवाज़ें सबकी इत्तेफाक से अच्छी हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे जी। तब से ही मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया और उसके बाद जब ज़रा स्कूल में आया और थोड़ा होश संभाला जी, तो सैगल साहब को सुना मैंने। सैगल साहब जैसा गाने वाला तो मेरे ख्याल में न पैदा हुआ है न पैदा हो सकेगा। वाह। उनका मैं बेहद मद्दा हूँ और उन्हीं की वजह से आज मैं गा बजा रहा हूँ। तो सैगल साहब ने, अगर यूं कहें तो गलत ना होगा, कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दी गाने की? जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मैं उनसे हुआ और उनके जो यानी एक ज़माने में जब मैंने गाना शुरू किया तो उनके बहुत से पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगते थे, वो मैंने अपने म्यूज़िक में दाखिल किए, उनके ऊपर मैंने काफ़ी तवज्जो दी। मसलन वो पॉइंट्स आप ज़रा बताएंगे क्या? जी हाँ, एक तो उनके गाने की सॉफ्टनेस जी, दूसरे उनके जज्बात, जो पैथोस और अल्फाज की अदायगी, ये सब चीज़ें। अब आप देखिए उनके जो पुराने गाने हैं, सो जा राजकुमारी सो जा, या ये कि कहा करूँ कि जाऊँ, इस किस्म के जो गाने हैं उससे मालूम था जैसे कि वाकई दिल निकाल के रख दिया है उन्होंने। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बचपने में ही उनका मैं बहुत ही शौक से गाना सुनता था। तो और उनके गाने आप गुनगुनाते भी रहे होंगे? जी हाँ, बहुत। अच्छा, और उसके बाद तलत साहब आपने तालीम भी हासिल की क्या गाने के सिलसिले में? उसको तालीम तो नहीं कहा जा सकता, जैसे गंडा बांध के जो एक तरीका होता है जी, वो तो नहीं किया मैंने, लेकिन हमारे लखनऊ में एक बहुत मशहूर कॉलेज है, मैरिस म्यूजिक कॉलेज जिसको कहते हैं, आपने शायद नाम सुना हो। भातखंडे। जी हाँ, भातखंडे। जी, तो उसमें मैंने 3 बरस सीखा है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। इसके बाद आपने जब गाना गाया पहली बार तो कौन से माध्यम से, यानी रेडियो पर या फिल्म में, कहाँ आपने सबसे पहले गाया, बताइए? आपको सुनकर ताज्जुब हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी का आगाज ऑल इंडिया रेडियो से ही किया। अच्छा। जी हाँ। इस मामले में मैं ऑल इंडिया रेडियो का हमेशा मशकूर रहूंगा कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तानियों से बल्कि अपने मुल्क वालों से मुतारफ कराया। अच्छा, वो गाना कौन सा था जो आपने पहले रेडियो पे गाया, याद है आपको क्या कुछ? जी हाँ, एक गजल थी, उसके मैं देखिए मतलब याद करके बताता हूँ आपको। छानी जो खाक हमने उस बुत के रहगुजर में, अपने को खो के बैठे पाया ये उम्र भर में। वाह, बहुत अच्छी गजल थी और रोजाने बेहद मकबूल हुई थी ये। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर आप फिल्मों की तरफ जब आपका रुझान हुआ जी, तो आपने क्या पहल की उसके सिलसिले में? शायद मेरा ख्याल है कि उस वक्त कलकत्ते आप तशरीफ ले गए थे। जी हाँ, फिल्मों में तो बहुत देर के बाद मैं आया जी। 1939 में आप ख्याल कीजिए कि सबसे पहला प्रोग्राम मैंने ब्रॉडकास्ट किया था ऑल इंडिया रेडियो पे। उसके बाद फिर मैंने चेन प्रोग्राम्स कलकत्ता, दिल्ली, पेशावर और लाहौर से उस जमाने में किया। तो वहाँ से फिर 1941 में कुछ HMV के लोग आए थे कि जो नए आर्टिस्टों की तलाश में थे। तो हमारे यहाँ के एक ग्रामोफोन कंपनी के डीलर्स थे, उन्होंने उनको बताया था कि एक नए सिंगर यहाँ पे कल अच्छा नाम हो रहा है उनका जी। उनका नाम है तलत महमूद। तो HMV वाले मुझसे मिले आकर और उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 गानों का। ये लखनऊ की बात है? जी हाँ, लखनऊ में पढ़ रहा था तो कुछ मुझे बताया लोगों ने कि भाई HMV से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं जी। तो खैर मैंने उनसे बातचीत की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तय हुआ कि मैं कलकत्ते जाकर 3 रिकॉर्ड करूंगा। तो उस वक्त कलकत्ता जाना क्या मजबूरी थी? कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी? जी नहीं, और कहीं नहीं हो सकती थी। अच्छा अच्छा। कलकत्ते में डमडम एक जगह है जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आज भी वहीं पे हो रही है रिकॉर्डिंग। तो ये एक जमाने से चला रहा है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ पे तकरीबन 1941 में शुरू में ही गया वहाँ और 3 गाने मैंने रिकॉर्ड किए। सबसे पहला जो गीत था मेरा, वो उसके बोल हैं सब दिन एक समान था जी। वो बहुत अच्छा मकबूल हुआ। तलत साहब, ये सब दिन वाली बात जो है, अगर हम अपने सुनने वालों को इसकी चंद एक लाइनें सुनवा दें तो कैसा रहे? जरूर जरूर, बहुत अच्छा। सब दिन एक समान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था,
सब दिन एक समान नहीं था. उसने मुझको था अपनाया, उसने मुझको था अपनाया, बना मैं उसकी जीवन छाया, बना मैं उसकी जीवन छाया. मेरा गुलशन हरा भरा था, मेरा गुलशन हरा भरा था, उजड़ा या सुनसान नहीं था, उजड़ा या सुनसान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं. वाह 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 तलत साहब, क्या बात है. और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इसमें स्पष्ट छाप, बिल्कुल साफ छाप दिखाई देती है उस वक्त की गायकी की, और जिन फनकारों से आप मुतासिर रहे हैं उनकी, यानी सैगल साहब वगैरह की भी झलक इसमें काफी हद तक पाई जाती है. और एक बात यहाँ इस सिलसिले में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने बंगला गाने भी गाए हैं ना काफी. वैसे तो आप ये ख्याल कीजिए कि मैंने तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम जुबानों में गाए हैं जी, सिवाय तमिल के. सब जुबानों में गाने गाए मैंने. बंगाली में जुबान ने बहुत से गाने किए जी, और वो बहुत ही पॉपुलर हुए. जैसे कि मेरे हिंदी गाने पॉपुलर हुए जी, उसी तरीके से बंगला चले. अच्छा, तो बंगला गानों में नामकरण आपका कुछ और हुआ था क्या? वो थोड़ा सा कुछ उन्होंने अपने उस वक्त को देखते हुए तोपन कुमार मुझे नाम दिया था. तोपन कुमार, जी हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा. अब उसके बाद तो फिर लोगों को पता चल गया, तो तोपन कुमार के सामने ब्रैकेट में तलत महमूद आने लगा. अच्छा अच्छा. लेकिन शुरू में थोड़ा सा बिजनेस ट्रिक की वजह से उन्होंने जी ये चीज की थी. अच्छा अच्छा. तलत साहब, जैसा कि आपने कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो कहा था कि न्यू थिएटर्स में आप कलकत्ते में कुछ दिनों के लिए, यानी वहां पर सर्विस में थे, और वहां पर आपने गाया एक भी गाना नहीं. उस सिलसिले में कुछ बताएंगे? जी हाँ, न्यू थिएटर्स में मैं आया हूँ तकरीबन 1945 में जी. उससे पहले मैंने वैसे HME में मुसलसल रिकॉर्डिंग की, यानी हर तीसरे महीने जी, बहुत ही रेगुलरिटी के साथ मेरा रिकॉर्ड निकला करता था. और ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरी एक बहुत ही मशहूर गाना है मेरा, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, आपने शायद सुना होगा. बहुत खूब और बहुत मकबूल गाना है. वो उसी जमाने में मैंने किया था 1944 में. ये भी कलकत्ते की रिकॉर्डिंग जी है? हाँ, ये सब कलकत्ते की रिकॉर्डिंग जी है. हाँ. तो उसके बाद फिर ये जब गाना चल गया तो जमाने में जब मैं आपसे मैंने कहा था कि पहला गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपको मुझे याद नहीं, मैंने बताया कि नहीं कि जब पहला गाना मैंने किया है सब दिन एक समान नहीं था जी, तो स्टूडियो में पंकज मलिक साहब बैठे हुए थे. अच्छा अच्छा. आपको बताना भूल गया शायद, मेरा ख्याल. तो उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफर दिया था कि भाई तुम न्यू थिएटर्स में आ जाओ और हम तुमको साइन कर लेंगे. तो उससे चूंकि मैं स्टडी कर रहा था 1941 में जी, तो मैं वापस चला गया लखनऊ. लेकिन बात को मैं 1944 में वापस आया तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, पंकज मलिक साहब को. तो 45 में उन्होंने मुझे न्यू थिएटर्स में साइन किया और मैं 2 बरस रहा वहाँ पे. उस जमाने में सैगल साहब भी थे जी, और ये आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी उनसे मुलाकात होकर. जी, आपके तो आइडियल थे. बिल्कुल. अच्छा, सैगल साहब को वहां पर देखने का और सुनने का आपको बहुत अच्छा मौका मिला होगा और उनसे काफी कुछ आपने हासिल भी किया होगा. लेकिन साथ ही साथ एक आपके अपने करियर के एतबार से एक रुकावट भी मैं समझता हूँ पैदा इस सिलसिले में हुई होगी कि सैगल साहब के रहते रहते आपको खुद मौका मिलने में काफी मुश्किलात आई होंगी. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी. वो तो बात ये कि न्यू थिएटर्स में बहुत सी पिक्चरें बना करती थी और उस जमाने में ये मिस्टर अशीत बरन भी एक जमाने में थे वहाँ जी, तो काफी सिंगिंग हीरोज उनके पास थे जी. और सैगल साहब बजाते खुद बिल्कुल फरिश्ता आदमी थे. किसी से कोई ताल्लुक इस किस्म का नहीं था. वो हमेशा चाहते थे बैक करें. मुझसे काफी कुर्बत रही उनके साथ वहाँ पे कलकत्ते में जी. उसके बाद उस जमाने में उनकी वो पिक्चर बन रही थी माई सिस्टर, और उसके 1.5 साल के बाद वो बम्बई आ गए. लेकिन इस मामले में कभी कोई उनसे ऐसी चीज, हालांकि हमेशा एसोसिएशन जो रही उनके साथ, मुलाकातें जो रही बहुत ही दिलचस्प रही. बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे वो. तो वो इस तरह की कोई नहीं, वो तो मैंने यूं अर्ज किया था कि उनकी तरफ से ऐसी बात नहीं रही होगी, लेकिन क्योंकि सैगल साहब को ही लोग ज्यादा सुनना चाहते होंगे तो नए सिंगर को गाने का मौका मिलने की गुंजाइश तो जाहिर है कि बहुत कम हो जाती होगी ऐसे में. और आपने न्यू थिएटर्स में इसी वजह से शायद ज्यादा गाने नहीं गाए. नहीं, उस जमाने में बात ये है कि वो मुझे काम नहीं मिल सका क्योंकि पिक्चर इस तरह की हिंदी थी नहीं कि जिस सब्जेक्ट पर मुझको वो दे सकते. अच्छा, और साथ ही साथ एक मुश्किल ये भी रही होगी कि अभिनय
گانے کے ساتھ ساتھ ایک مجبوری بھی رہی ہوگی. جی ہاں. کیونکہ پلے بیک کا تو رواج اس وقت تھا نہیں. جی ہاں. تو آپ اگر گانے والے ہیں تو آپ کو ساتھ میں اداکاری بھی کرنی ہے. جی ہاں. اور اداکاری سے مجھے سخت نفرت رہی ہمیشہ. اچھا. حالانکہ میں نے کافی پکچر میں کام کیا ہے. جی. اب بے حد کیمرہ کانشیس قسم کا آرٹسٹ ہوں میں. یہ آپ دیکھیے جو پکچریں میری کبھی ریلیز ہوں تو مجھے سخت ترین نفرت رہی. نہیں آپ کو طلعت صاحب رہی ہوگی لیکن ہمیں تو دیکھ کے ایسا نہیں لگا. نہیں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بہت کیمرہ کانشیس قسم کا آدمی ہوں. تو وہاں بھی میں گانی چاہتا تھا اور یہاں بھی گانی چاہتا تھا لیکن بیچ میں مجھے پکڑ کے ڈھکیل دیا دل نادان اور ایک گاؤں کی کہانی وغیرہ وغیرہ میں. جی. تو مجبوراً کرنا پڑا ورنہ ہمیشہ سے میں گانے ہی چاہتا تھا. جی جی. اچھا ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ نے ہی غزلوں کو کافی مقبول کرایا. اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ غزلیں ویسے گائی تو پہلے سے ہی جاتی رہی ہیں لیکن انداز ان کا کافی جدا ہوا کرتا تھا جو کہ کافی کچھ شاستری رنگ میں رنگا ہوتا تھا. یعنی خیال کو ہی آپ سمجھیں کہ غزل گانے والا گایا کرتا تھا. صرف تان اور الاپ اس میں جوڑ دیے جائیں اگر تو بول بس گانے ہیں اور ساتھ میں خیال ہی آپ اسے سمجھیں ایسا کچھ ہوتا تھا. تو غزل کا جو خاص آپ نے انداز دیا ایک رنگ آپ نے جو پیدا کیا وہ آپ نے جب سے شروع کیا تب سے لے کے اب تک آپ نے کچھ تبدیلی محسوس کی اس انداز میں؟ جب میں نے شروع کیا تھا تو تھوڑی سی تبدیلی میں نے کوشش کی تھی کہ لاؤں اس کو اور ہلکا رنگ دیا تھا میں نے غزل آسان بنایا. جی ہاں. مگر آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ اپنے یعنی ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں ایک مصرع گایا جاتا ہے غزل کا. آج کل پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا اور میرے خیال میں پتہ نہیں اس کا ختم کہاں ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یعنی غزل میں آپ یہ تان اور الاپ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں ایک حد تک جائز ہے جہاں تک کہ اشعار کو نقصان نہ پہنچے اس کے میٹر کو بحر کو نقصان نہ پہنچے اور الفاظ خراب نہ ہوں. الفاظ تک خراب کر دیتے ہیں لوگ آج کل. مشکل ہے نا ایک مصرع آپ کو آدھے گھنٹے میں سنایا جائے تو آپ کیا سمجھیں کہ اس کے بعد دوسرا مصرع بھی اسی آدھے گھنٹے میں تو بیچارہ شاعر بھی بیکار اتنی اس نے محنت کی اور سننے والا تو پریشان ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا شاعر نے کیا کہا ہے. تو یہ پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ایسا ہی گانا ہے تو پھر خیال ہی گائیے تو زیادہ مناسب ہے غزل کے ساتھ. جہاں غزل میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جگہ ہونا چاہیے اور سادگی ہونی چاہیے. وہ ایک ضروری شرط ہے میں سمجھتا ہوں. الفاظ کے ساتھ تھوڑی سی سادگی ہونا چاہیے. اچھا اور اس کے علاوہ جس دور میں آپ نے بہت سارے گانے گائے ہیں اس کے بعد سے لے کے آج تک تو بہت وقفہ ہو گیا. آپ نے یعنی آج جو آپ کو لوگ نئے گانوں کی شکل میں کم سنتے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ یعنی میں تو یہ کہوں گا آپ سے کہ یہ ایک سٹائل آج کل بدل گیا ہے کہ جس کو میں گا نہیں سکتا ٹو بی ویری فرینک. اور وہ گانا ہے کیونکہ یہ شور کے گانے ہیں فاسٹ قسم کے گانے. حالانکہ فاسٹ گانے میں نے پہلے بھی گائے ہیں لیکن وہ چیز اور تھی اس قسم کے. اس زمانے میں پکچریں اور طرح کی بنتی تھیں ایٹماسفیئر دوسرا تھا ملک میں. لیکن آج کل تو سوائے شور کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ چیز یہ ہے کہ اس میں پوئٹری بھی نہیں ہوتی خاص اور کمرشل لائن زیادہ ہیں کمرشل ٹچ زیادہ ہے اس چیز کا. تو اسی وجہ سے میرا خیال ہے کم سنا ہے. وہ اس میں زیادہ تر میرا ہی قصور ہے. میں کہوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا. یعنی ضرورت کے مطابق وقت کے مطابق ڈھل آپ نہیں پائے. جی ہاں کچھ یہ کمزوری ہو سکتی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری سے زیادہ آپ کی اپنی مزاج والی بات رہی ہے. جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں. اور آج کے غزل گائکوں کو کچھ سندیش دینا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں ایک زمانہ تو تھا اب پتہ نہیں آج کل کیا صورت ہے. یہی میں کہوں گا ان سے کہ غزل جو ہے اس کے اشعار کے اوپر زور دیں. ہمیشہ اشعار کا جو مطلب ہے وہ واضح کریں تاکہ سننے والا اس کو انجوائے کر سکے. ضرور یہ ہے کہ اس میں کچھ تھوڑی بہت مرکیاں اور تانے ہوں اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. میں نے بھی اس کو کیا لیکن اتنا لمبا لوگ کر دیتے ہیں کہ جس سے ایک گھنٹے میں ایک پورا شعر مکمل ہو. تو وہ چیز میری سمجھ نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے یہاں مختلف قسم کی گائکیاں ہیں. سب سے پہلے تو خیال کی گائکی ہے اس کے بعد دمار کی گائکی ہے پھر ٹھمری ہے دادرا ہے چیتی ہے کجری ہے غزل ہے گیت ہیں. اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ہر ایک کی گائکی الگ الگ ہے. تو اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. اس میں کچھ بندشیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے لوگ آبزرو کرتے آئے ہیں ان کو مانتے آئے ہیں. تو آج کل یہ چیزیں لوگوں نے ذرا بھلا دی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اگر ایک غزل کے ایک شعر کو ایک گھنٹے میں ادا کریں تو سننے والا بھی تعریف تو کرے آپ کے کمال کی اور آپ کے آرٹ کی لیکن غزل کا مطلب تو ختم ہو جائے گا اس میں. بجا فرمایا آپ نے. اور طلعت صاحب اب میں آپ کا آبھار پردرشن اپنے سننے والوں کی طرف سے اور ریڈیو کی طرف سے کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے سننے والوں کو بہت اپیوگی اور اچھی باتیں آپ نے سنائی. شکریہ. شکریہ بہت بہت.
आप सुन रहे थे विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त पार्श्व गायक तलत महमूद से विजय चौधरी की बातचीत की ये रिकॉर्डिंग।